बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशंस स्टडी करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि एम्पेयर लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में एक ही एप्लीकेशन है, हम उसको ही डिस्कस करेंगे। लेकिन इन जनरल आपको बताएंगे कि एम्पेयर लॉ को हम किस पर्पज़ के लिए अप्लाई करते हैं। जिस तरह से गॉसेस लॉ अप्लाई किया जाता है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, इसी तरह से एम्पेयर लॉ या एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई किया जाता है टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डिफरेंट करंट डिस्ट्रीब्यूशंस। सो in general, what is the application of the ampere law? That is, ampere law is applied to calculate magnetic flux density B at any point due to different current distributions. So ampere law is applied to calculate magnetic flux density B at any point due to different current distributions. अब जिस तरह से बच्चों डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, मसलन पॉइंट चार्ज भी एक चार्ज है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन लाइन ऑफ चार्ज, चार्जेस along an axis form linear charge distribution. Similarly, if the charges are separated over a sheet or plane, distribution is named as surface charge distribution. But if the charges are in a three-dimensional region, distribution is named as volume charge distribution. इसी तरह से different currents की distribution है। current straight conductor में भी हो सकता है, current किसी coil में भी हो सकता है, coil फिर आगे circular भी होते हैं, solenoid भी होता है, toroid भी होता है। तो ये डिफरेंट करंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो जब भी करंट फ्लो करता है किसी स्ट्रेट वायर से या सोलेनाइड से या टोराइड से, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हम उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर कैलकुलेट करना चाहें किसी भी पॉइंट पे, वी अप्लाई एम्पेयर लॉ, एक्चुअली वी अप्लाई एम्पेयर सर्किटल लॉ। लेट अस रिमाइंड यू कि व्हाट इज एम्पेयर लॉ एंड एम्पेयर सर्किटल लॉ। वॉच हियर, दिस इज स्ट्रेट वायर carrying current I. Magnetic field is produced around it, discovered by the Hans-Oersted, and magnetic field persists so long as the current continue to flow through the wire. Strength of field at any point depends on the size of this current and shortest distance of that point from the wire. हमने इन रिजल्ट्स को मैथमेटिकली लिखा था B equal to mu naught 2 pi I over R. Strength of magnetic field at point P is directly proportional to the size of current through the wire and inversely proportional to the shortest distance a point from that wire. This is एम्पेयर लॉ। ये एम्पेयर लॉ की बच्चों मैंने बताई है कि ये बेसिक फॉर्म है। हेयर म्यू नॉट ओवर 2 पाई कांस्टेंट है। म्यू नॉट इटसेल्फ अ कांस्टेंट है विच इज़ परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है 4 पाई 10 raised to power -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। अब इस लॉ को हमने जनरलाइज फॉर्म में लिखा था, इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखा था। तो जब हम इस लॉ को इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको फिर एम्पेयर सर्किटल लॉ कहते हैं, विच में बी एक्सप्रेस्ड एज बी डॉट डेल्टा एल। और ये बी डॉट डेल्टा एल एक नहीं है, ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये उनके लिए है। और वो एलिमेंट को हमने नंबरिंग कर दिया फ्रॉम 1 to n। ये जो nth एलिमेंट है ये रीजॉइन करता है आके फर्स्ट एलिमेंट को और एक क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप बनाता है। सो दिस इज़ द समेशन ओवर ऑल दीज टर्म्स। अब ये एक टर्म क्या है, तमाम टर्म्स क्या हैं? तो अगर तमाम टर्म्स को देखें तो इट इज़ इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज्ड लूप या अराउंड क्लोज पाथ विच इज़ नोन एज एम्पीरियन लूप।
इसको इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या है कि जो इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड होता है अराउंड द क्लोज पार्ट दैट इज इक्वल टू परमिबिलिटी टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय दैट पाथ, जिसको मैंने म्यू नॉट आई लिख दी। अब ज़रूरी नहीं कि करंट आई होगा, मैं इस डायाग्राम की बात कर रहा हूँ। इस डायाग्राम में इस क्लोज पाथ के अंदर जो करंट एनक्लोज्ड है वो आई है, तो मैंने म्यू नॉट टाइम करंट एनक्लोज्ड लिख दिया विच इज़ आई। अब व्हाट इज़ दीज टर्म्स एक्चुअली? सम ऑफ, ये सम है, समेशन का मतलब है सम है, इंटीग्रेशन का मतलब भी सम ही हो। लेकिन फ़र्क सिर्फ यह है कि यहाँ पर जो सम है वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ का है और उन वैल्यूज़ की तादाद n है। और अगर ये वैल्यूज़ इनफाइनाइट हो जाएं, इट मीन्स टर्म्स की तादाद ज़्यादा हो जाए, तो फिर हर टर्म दूसरे टर्म के साथ इतनी क्लोज़र हो जाती है इन सेंस ऑफ वैल्यूज़, तो फिर सम कॉन्टीन्यूस चेंजेस का बिल्ड होता है और कॉन्टीन्यूस चेंजेस के सम को फिर हम इंटीग्रेशन सिंबल से यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन सिंबल से डिनोट करते हैं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये जो सिंबल है जिसको समेशन कह रहे हैं, दैट चेंजेस इन टू दिस सिंबल विच इज़ इंटीग्रेशन। ये भी सम, ये भी सम ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज़, सम ऑफ कंटिन्यूस वैल्यूज़। तो जब ये टर्म बहुत सारी हो जाएं, वैल्यूज़ कंटिन्यूस हो जाती हैं और हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लेकिन चूँकि फिसी लेवल पे हम लॉ को समेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो इंटीग्रेटेड का ही यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ द इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द पाथ इंटीग्रेट किया गया है, सम किया गया। अब इसको बयान कैसे कर रहे हैं इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज पाथ? एक्चुअली कह रहे हैं कि ये सम है दो चीज़ों के प्रोडक्ट का। अब वो दो चीज़ें क्या हैं? अब आप इसको वैसे खोलें, बी डॉट डेल्टा एल को खोलें तो, या जैसे ए डॉट बी हम प्रोडक्ट खोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, जैसे इन जनरल आप बच्चों दो वेक्टरों को डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ ए बी कॉस थीटा। अब ये ए डॉट बी ये प्रोडक्ट है। अब इसको हम इस नोटेशन में तो डॉट प्रोडक्ट कह रहे हैं, लेकिन जब उस साइड पे जाकर देखें तो कहीं पे आपको डॉट नज़र नहीं आ रहा, बल्कि प्रोडक्ट ही नज़र आ रहा है। इसका मतलब ए डॉट बी प्रोडक्ट है। ये दो चीज़ें हैं, ये तीन नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये प्रोडक्ट है ए का, बी का और कॉस थीटा का। नो, ये प्रोडक्ट है बी ए की मैग्नीट्यूड का और बी के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी कॉस थीटा, दिस इज होल अ सिंगल, this whole b cos theta, this is single quantity which is magnitude of component of b parallel to a कह लें या along a कह लें। तो यहाँ पर भी अगर देखें सम है प्रोडक्ट्स का, और वो प्रोडक्ट किसके हैं ज़रा देखें, लेंथ एलिमेंट यानी डेल्टा एल, और साथ क्या आएगा जब इस डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो यह आएगा बी डेल्टा एल कॉस थीटा। तो प्रोडक्ट हो गया डेल्टा एल और बी कॉस थीटा का, या प्रोडक्ट हो गया बी और डेल्टा एल कॉस थीटा का। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को डिफाइन करूं एज ए प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एल एंड बी कॉस थीटा, तो इट मीन्स हर टर्म क्या है, प्रोडक्ट है, लेंथ ऑफ एलिमेंट डेल्टा एल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू लेंथ एलिमेंट अराउंड द क्लोज पाथ। इस तमाम को इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज पाथ कहते हैं। दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम करंट एंड क्लोज। दिस इज एम्पेयर सर्किटल। और हम कह रहे हैं कि दिस लॉ is applied to calculate magnetic flux density at any point due to different current distributions। अब methodology क्या है, तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह से हम magnetic flux density कैलकुलेट करते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो 3-4 स्टेप्स हैं, उनको आप ज़हन नशीं कर लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 वही draw, assume, imagine symmetrical close path through point P called Amperian। First of all, we draw, assume or imagine symmetrical close path through point P called Amperian। दूसरा वही
कैलकुलेट करंट एनक्लोज्ड दैट पाथ। फिर हम उस पाथ के अंदर जितना करंट एनक्लोज्ड है हम वो कैलकुलेट करते हैं। अब अंडरस्टैंड करें बच्चों, पहले एम्पीरियल लूप ड्रा करेंगे, क्लोज पाथ ड्रा करेंगे, फिर उस क्लोज पाथ के अंदर जितना करंट है वो कैलकुलेट। अब जब हम एम्पीरियल लूप या क्लोज पाथ ड्रा कर लेंगे तो फिर हम इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे अराउंड क्लोज पाथ विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू, और उसको इक्वेट करेंगे म्यू नॉट टाइम करंट एनक्लोज। सो नंबर 3 वी कैलकुलेट इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड closed path B dot delta L I from 1 to n. At the end, apply Ampere's law. That is B dot delta L I from 1 to n mu naught time current enclosed. Understand करें? मैंने आपको बता दिया है कि एम्पेयर सर्किटल लॉ या एम्पेयर लॉ इज अप्लाइड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B at any point P due to different current distribution. What steps would we follow to calculate magnetic field density at any point P? First of all, we draw or imagine or assume symmetrical closed path through point P called Amperian law. गाउस लॉ में हमने क्या लिखा था, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं कि वी ड्रा और अज्यूम और इमेजिन सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस थ्रू पॉइंट पी कॉल्ड गॉसियन सरफेस। यहाँ पर सरफेस नहीं है, पाथ है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाल रहे, हाँ यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालने के लिए किसी भी पॉइंट पे पहले हम उस पॉइंट के ऊपर से एक सिमेट्रिकल क्लोज पाथ ड्रा कर। अब सिमेट्रिकल क्लोज पाथ क्या है? सिमेट्रिकल क्लोज पाथ सर्कुलर भी हो सकता है और सिमेट्रिकल क्लोज पाथ स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है। अब हम सिमेट्रिकल पाथ ही क्यों लेते हैं? सिमेट्रिकल पाथ बच्चों इसलिए लेंगे ताकि इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज पाथ हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। यानी अगर हम उस पाथ के ऊपर प्रोडक्ट निकालना चाहें लेंथ एलिमेंट का और मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू द लेंथ एलिमेंट, तो हम हर पॉइंट पे इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो इसलिए जो पाथ हम ड्रा करेंगे सिमेट्रिकल होगा, उस पाथ को एम्पीरियन लूप कह दिया है। फिर जब पाथ ड्रा हो गया तो पाथ के अंदर जो करंट एनक्लोज्ड है वो वॉच करेंगे कितना है, फिर इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड उस पाथ के अराउंड कैलकुलेट करके म्यू नॉट टाइम करंट एनक्लोज के साथ इक्वेट करेंगे, मीन एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे, समेशन सॉल्व होगी। क्यों? सिमेट्रिकल क्लोज पाथ की वजह से मैंने बताया है कि मुझे हर एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो पता होगा, क्योंकि पाथ की अजम्पशन ही ऐसी होगी कि हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। और जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे।